नमस्कार दोस्तों, 4 फरवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है? पहली न्यूज है कि भाई बीजिंग गेम्स को इंडियन डिप्लोमेट्स बॉयकॉट करेंगे। दूसरी न्यूज, 2 नई रामसर साइट्स इंडिया के अंदर जोड़ी गई हैं। फिर इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस बनाएगा। ये कंसेप्ट क्या है, इसको देखेंगे। फिर इसरो चंद्रयान 3 का लॉन्च करने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु के गवर्नर ने फाइनली नीट बिल को वापस तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज दिया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के अंदर जो जॉब कोटा लागू किया गया था कि भाई हरियाणा की लगभग 50% नौकरियां लोकल्स के लिए होंगी, इस पर्टिकुलर कोटा को हाई कोर्ट ने अभी के लिए स्टे कर दिया। 50% नहीं, 75% है ये। उसके बाद एक नॉर्थ ईस्ट के लिए नई स्कीम बनाई गई जिसका नाम है पीएम डिवाइन स्कीम। ठीक है, DEV, डी कैपिटल, EV छोटा और INE कैपिटल में। तो ये पीएम डिवाइन स्कीम क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा नॉर्थ ईस्ट में कैंसर से लड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 क्या बोलती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल इतनी न्यूज में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, इफ पॉसिबल फॉर यू काइंडली क्लिक द ज्वाइन बटन, इससे खासा मदद मिलती है आपके ज्वाइन बटन दबाने से। सो इफ यू कैन प्लीज डू इट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पर्टिकुलर PDF अवेलेबल हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। आपके ज्यादा लाइक और कमेंट करने से लेक्चर का एंगेजमेंट बढ़ता है और यूट्यूब इस वीडियोस को और रिकमेंड करता है। कुछ अच्छी खबर है, फाइनली कुछ वीडियोस के जो व्यूज है करंट अफेयर्स के, लगभग 10,000 लोग जुड़ गए हैं, 10,000 से ज्यादा जाने लगे हैं। लेट्स सी। मुझे अच्छा लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, बड़ा लॉट देख रहा है तो आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो ही आप देख रहे हो। बस एक चीज मैंने और पैटर्न नोट किया कि थोड़ा सुबह वीडियो जाने से व्यूअरशिप बढ़ती है। मैं हमेशा इसे कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी सुबह आपको वीडियोस अवेलेबल करवा दूं। कभी कभी ये नहीं हो पाता है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम डेफिनेटली ये वीडियोस आपको 8 साढ़े 8 बजे से पहले मिलेंगी। चलिए आज का वर्ड ऑफ द डे देखते हैं, ऑब्सीक्वस। व्हाट इज ऑब्सीक्वस? मतलब दे रखा है ओबीडिएंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव और सर्वाइल डिग्री, मतलब बिल्कुल ही झुक के सेवा कर रहे हैं। चापलूस, परुपेक्षमुषी, अत्युन्वर्ती। बेसिकली आप समझ लीजिए कि जैसे कि इस सेंटेंस में, दे वर सर्व्ड बाय ऑब्सीक्वस वेटर्स, मतलब ऐसे वेटर्स जो पीछे ही घूम रहे हैं कस्टमर के कि भाई सर ये खा लीजिए, ये ले आऊं क्या, ये ले आऊं क्या। ओके, शी कॉन्स्टेंटली फॉलोड बाय ऑब्सीक्वस असिस्टेंट्स हु विल डू एनीथिंग शी टेल्स देम टू। मतलब आपके पीछे कोई इंसान इस हद तक पड़ा है कि आपकी सारी बातें वो मानने के लिए तैयार है। इसको कभी कभी चापलूस भी कहा जाता है। हालांकि चापलूस थोड़ा ऐसा वर्ड हो जाता है, डिमीनिंग सा वर्ड हो जाता है। आप जरूरी नहीं कि ऑब्सीक्वस में चापलूसी आ जाए, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपका इतना बड़ा फॉलोवर हो कि आपको इतना मानता हो कि आप कुछ भी बोल दो वो कर दे। तो ये मतलब होता है आपका ऑब्सीक्वस का। चलिए पहली न्यूज, इंडियन डिप्लोमेट टू बायकॉट बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। देखिए ये पर्टिकुलर न्यूज काफी वायरल हुई है, आपने सुन ही लिया होगा अब तक इस न्यूज के बारे में। बहुत दुख की बात है कि जब चाइना ने हमें नीचा दिखाया तब हमने इस बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया, और इससे पहले हमने इस बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट किया था। नवंबर 2021 में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, इन्होंने रशिया, इंडिया, चाइना की ट्राइलेटरल मीटिंग को होस्ट किया था। वहां पे एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया जहां पे इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, हम सपोर्ट देते हैं कि चाइना बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स को और पैरालंपिक गेम्स को सपोर्ट करता है। हमारे सपोर्ट करने के बावजूद चाइना ने यहां पे अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए हैं। इनका मिलिट्री का एक जवान है जिसका नाम है की फबाओ, ये PLA रेजिमेंट का कमांडर था। गलवान क्लैशेस के दौरान हमारी फोर्सेस ने इसको दौड़ा दौड़ा के मारा था। अगर आप यहाँ पे फोटो देखें, ये फोटो में ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल कई बार दिखाया आपको, और यही पर्टिकुलर इंडिविजुअल है की फबाओ। तो इसको, ये जो क्लैशेस हुए थे गलवान वाले, इसमें काफी चोटें लगी थी। तो इसको ऑनर किया है किसने? आपका पीपल लिबरेशन आर्मी ने। मोस्ट प्रॉब्ली ये ऑनर इंडिया को नीचा दिखाने के लिए है और अपने देश के लोगों के सामने ये दिखाने के लिए कि भाई देखो हम अपने सोल्जर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसको टॉर्च बीरर बना दिया गया। होता है ना कि जब भी ओलंपिक गेम शुरू होते हैं, चाहे वो समर ओलंपिक्स हो चाहे वो विंटर ओलंपिक्स हो, कुछ लोग टॉर्च लेके दौड़ते हैं भाई कि हाँ भाई ओलंपिक गेम शुरू हो गए। तो 1200 रनर्स बेयरिंग द टॉर्च में ये पर्टिकुलर की फबाओ भी था। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखिए अगर चाइना को इंडिया के साथ सच में रिश्ते अच्छे करने हैं तो वो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करेंगे, वो कुछ नहीं है। यहाँ पे इंडिया को नीचा दिखाने की कोई भी कोशिश चाइना नहीं छोड़ता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने ऑफिशियली बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स को सपोर्ट किया है। तो आप देखो, एक दिन पहले विंटर ओलंपिक गेम शुरू होने से पहले इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दिया, जबकि इंडिया को बॉयकॉट पहले करना चाहिए था। मतलब हम चाइना कुछ करे उसके बाद उस चीज को करें, इसका इंतजार करते रहते हैं, और जब हमारी नाक कट जाती है तब हम कुछ करते हैं। देखिए स्टेट ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन,
यहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज है विंटर ओलंपिक्स गेम्स की, उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ गेम्स ब्रॉडकास्ट होंगे, चूंकि हमारे एक एथलीट स्कायर आरिफ खान यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इवेंट्स होंगे उनका लाइव टेलीकास्ट इंडिया के अंदर होगा। ओके, पहली बार आप कह सकते हो कि इंडिया ने कोई ओलंपिक गेम्स को बॉयकॉट किया है। ओके, इसके चलते ऐसा लिखा हुआ है कि चाइना और इंडिया की टेंशंस बढ़ सकती। देखिए टेंशंस तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चाइना ने किया है उसके बाद रिश्ते तो ऑल टाइम लो है। ये तो इंडिया की मजबूरी है, हमें भाई चीजों को इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से, तो जैसे तैसे करके गाड़ी यहाँ पे खींची जा रही है। ओके, बहुत सारी और कंट्रीज ने भी बॉयकॉट कर रखा है विंटर ओलंपिक्स को, जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक, इन सब ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अनाउंस किया है। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब क्या हो गया कि इंडिया के जो एम्बेसडर हैं चाइना में बीजिंग के अंदर, वो अब इस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और खास बात यहां पे यह है कि चाइना की तरफ सपोर्ट दिखाने के लिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इमरान खान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब के प्रेसिडेंट खुद जा रहे हैं यहाँ पे चाइना की इस बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की इनॉग्रल सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। जब यूएस ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया तब तक शायद ये ना जाते, लेकिन बाद में चाइना अपना इन्फ्लुएंस असर्ट करने के लिए ये दिखा रहा है कि देखो प्रेसिडेंट आ रहे हैं दूसरे देश के हमारी इस चीज को अटेंड करने। तो आप समझ ही सकते हो काफी पॉलिटिक्स हो रही है इन गेम्स को लेके। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और इफेक्ट ऑफ पॉलिसी इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है तमिलनाडु गवर्नर रिटर्न्स बिल अगेंस्ट नीट। देखिए 3 स्टेट के गवर्नर्स इस समय पे बहुत हद तक न्यूज में। एक तो है भैया महाराष्ट्र के गवर्नर न्यूज में, दूसरा तमिलनाडु के गवर्नर, और तीसरा आपके न्यूज में है वेस्ट बंगाल के गवर्नर। जरा वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम बता दो, क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम बता दो। तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है मिस्टर आर.एन. रावी, ठीक ना। तो गवर्नर आर.एन. रावी ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तमिलनाडु को वो बिल वापस भेज दिया है जिसके थ्रू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज में 10+2 के बेसिस पे एडमिशन कराना चाहती तमिलनाडु की सरकार, नीट एग्जाम को खारिज करना चाहती तमिलनाडु के अंदर। तो बहुत डिटेल में प्रॉपर डिटेल्ड कच्चा चिट्ठा बना के यहां पे गवर्नर ऑफिस ने इस पर्टिकुलर नीट बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वापस भेज दिया है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ। आफ्टर अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द बिल दैट सॉट एन एग्जेम्पशन फॉर द स्टेट फ्रॉम नीट and the report of the high level committee constituted by the state government in this record, the governor was of the opinion that bill is against the interest of the students, especially the rural and economically poor students of the state। मतलब गवर्नर साहब आर.एन. रवि साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो नीट बिल है ये आपके राज्य के जो गरीब बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, तो मैं इसको अपना अप्रूवल नहीं दे सकता हूं, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर बिल को वापस भेज रहा हूं। अपनी एसेंट यहाँ पे आर.एन. रवि ने इस बिल को नहीं दी है। बहुत लंबे समय से आर.एन. रवि को इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इन्होंने बिल अपने पास पेंडिंग रख रखा है, ना प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, ना रिकंसीडरेशन के लिए वापस भेज रहे हैं, एक प्रकार से पॉकेट वीटो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि पेंडिंग रख रखा है। लेकिन अब कोई पेंडिंग नहीं है, वापस भेज दिया है गवर्नर के ऑफिस ने 1 फरवरी 2022 को ये बिल, बहुत डिटेल्ड रीजंस के साथ। अब ऑब्वियस सी बात है इस डिटेल्ड रीजन को तमिलनाडु की सरकार मानेगी नहीं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन साहब ने बोला है कि तमिलनाडु के लोग इस रीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम 5 फरवरी को फिर से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे कि नीट के इशू को क्या लेना है। डीएमके पार्टी पावर में ही ये पर्टिकुलर पोल प्रॉमिस करके आई है, हम इस नीट को अपने यहाँ पे स्क्रैप करा के रहेंगे, इस प्रकार के स्टेटमेंट भी आए सरकार की तरफ से। गवर्नर ने एक और बात बोली, गवर्नर ने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020 का हुआ था। इस पर्टिकुलर केस में ऑलरेडी इस चीज के बारे में बात हो चुकी है कि नीट बेनिफिशियल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली इस बात को बोला है कि सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से नीट इंपॉर्टेंट। देखिए तमिलनाडु के अंदर 10+2 मार्क्स के बेसिस पे आपका नीट के आपके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन हो जाया करते थे, और 10+2 मार्क्स भी बहुत हद तक इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, आपको पहले ट्यूशन सुविधाएं क्या मिली। तो नीट आ गया। अब नीट में प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोचिंग इंडस्ट्री प्रोलिफरेट कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप नीट को 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे सीट देने से कंपेयर करते हैं तो नीट वाला जो रास्ता है वो पुअर स्टूडेंट्स के फेवर में जाता है, सोशल जस्टिस के ज्यादा फेवर में जाता है। तो इस बेसिस पे जो गवर्नर है आर.एन. रवि साहब, उन्होंने बिल वापस भेज दिया, अपनी एसेंट नहीं दी।
आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे प्ले में आ गया। गवर्नर साहब बिल वापस भेज रहे हैं, अपनी एसेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये किस आर्टिकल के अंदर नहीं दे रहे हैं? आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब भी एक बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर गवर्नर के पास आता है, गवर्नर के पास 4 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस कि गवर्नर उसको अप्रूवल दे दे, दूसरी चॉइस गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के पास कंसीडरेशन के लिए भेज दे, जो कि ये एक्सपेक्टेड था कि RN रवि साहब भेजेंगे। तीसरी चॉइस होती है गवर्नर उस बिल को सरकार के पास वापस रिटर्न कर दे, क्लैरिफिकेशन के बारे में मांगते हो। चौथी चॉइस होती है कि गवर्नर उस बिल को अपना एसेंट ना दे, एसेंट विदहोल्ड कर दे, और यहां पे RN रवि साहब ने अपनी एसेंट को यहां पे विदहोल्ड कर दिया है। ठीक है, वैसे तो मैंने डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लक्ष्मीकांत पे पढ़ा रखे हैं, जिसने मेरी लक्ष्मीकांत की सीरीज ना देखी हो देख लीजिए, आपको पॉलिटी के लिए कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। GS पेपर 2 स्टेट लेजिस्लेचर्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, हाईकोर्ट स्टेज हरियाणा जॉब कोटा फॉर लोकल्स। देखिए, हरियाणा में जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, इनको यहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिला है। ये जो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट था 2020 का, जो कि 75% रिजर्वेशन देता था हरियाणा के अंदर उन नौकरियों में जिसमें मैक्सिमम ग्रॉस मंथली सैलरी और वेजेस अप टू 30,000, मेरे ख्याल से 30,000 नहीं है, अप टू 50,000 है, एक बार जरा कंफर्म कर लेना। तो भाई प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स और वो जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में, तो 50,000 तक की है, उससे कम की नौकरी तो भाई आपको 75% रिजर्वेशन लोकल को मिलेगा। मतलब जो हरियाणा की डोमिसाइल वाले लोग हैं उनको आपका यहां पे नौकरी मिलेगी। इसके लिए क्या था कि हरियाणा की सरकार ने एक पोर्टल बनाया था, स्टेट लेबर डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल बनाया था। उस पोर्टल के ऊपर सारे कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना है, उस पोर्टल के ऊपर ही सारी कंपनीज यहां पे रिक्रूटमेंट करेंगे। तो गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ये सब कहां चले गए? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चले गए। और उन्होंने बोला भाई ये बात गलत है। गलत किस बेसिस पे बोला? देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देते हैं तो कौन कौन से आर्टिकल्स का वायलेशन है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 क्लॉज 1। देखिए, मूवमेंट भी यहां पे ब्लॉक हो रही है, क्योंकि आप लोकल्स को रिजर्वेशन दे रहे हो तो बाहर के स्टेट के कम लोग आएंगे काम करने के लिए। एक कंपनी की बिजनेस करने की जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो भी यहां पे वायलेट हो रही है। मेरिटोक्रेसी यहां पे वायलेट हो रही है। फिर कंपनीज आपके लोग काबिलियत के बेसिस पर रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे, उनको जगह के बेसिस पर रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली आर्टिकल 14, 16, 19, 1 का वायलेशन, इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, पीपीटी में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो ओवरऑल इस प्रकार के जो रिजर्वेशंस होते हैं, जो कि डोमिसाइल बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन तरीकों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहला तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देश के आप कह लो यूनिटी को रोक रहे हैं वो। ओके, लोकल इंटीग्रेशन, मतलब लोकल लेवल पे अगर नौकरी दी जाएंगी तो दूसरे स्टेट्स के लोग जाके दूसरे स्टेट में काम ही नहीं कर पाएंगे, तो जो इंटरनल मोबिलाइजेशन है देश में वो रुक जाएगा। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे डिले, आप कह लो वायलेट हो जाएगा। इकोनॉमिक रिकवरी यहाँ पे डिले हो जाएगी, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो ठीक से हायरिंग फायरिंग नहीं कर पाएंगी। फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डिस्करेज होगा। जिन स्टेट्स के अंदर इस प्रकार के लॉ पास किए गए हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, तो वो उस स्टेट में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फ्रीडम ऑफ बिजनेस यहाँ पे वायलेट हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस वायलेट होगा, क्योंकि फिर लेबर रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम होगी तो धंधे प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे, बिजनेस प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम है। कंपटीशन की स्पिरिट भी यहाँ पे वायलेट होगी कि भाई लोकल्स को आपने कोटा दे दिया तो भाई जो बाहर का बंदा है वो कंपीट ही नहीं कर पाएगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जॉब रिजर्व्ड है। और ऐसे रिजर्वेशन के इंस्टेंसेस और जगहों पे भी देखे गए। झारखंड ने भी 75% रिजर्वेशन दिया था उन जॉब्स में जिनमें 30,000 तक की तनख्वाह है। मध्य प्रदेश ने 70% रिजर्वेशन दिया था। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 75% रिजर्वेशन दिया था। महाराष्ट्र की सरकार ने यह बोला कि वो कंपनियां जो महाराष्ट्र की सरकार से किसी भी प्रकार का इंसेंटिव लेती है उनको 70% नौकरियां लोकल्स को देनी पड़ेगी। कर्नाटका की सरकार ने पहले 70% फिर 100% का रिजर्वेशन दिया लोकल्स को। तो ये सब क्या बता रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी यहां पे डोमिसाइल के बेसिस पे रिजर्वेशन लाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं हमारे देश के सिटीजंस का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है। इसलिए अभी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये जो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 है इसको रोक दिया है। तो अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जस्टिस अजय तिवारी और पंकज जैन साहब ने बोला कि भाई ये हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये सही नहीं है। तो अभी के लिए जो लोकल लेवल पे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने वाली चीज है ये रोक दी गई है। ठीक है, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, चंद्रयान 3 को अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। इंडिया ने प्लान किया कि भाई चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्पेस जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में बताया। पहले तो यह था कि भाई
ये जो मिशन था वो 2022 में लॉन्च होना था, बट पर्टिकुलरली किस मंथ में लॉन्च होना था इसके बारे में जानकारी थी नहीं। अब बता दिया गया कि ये मिशन अगस्त में लॉन्च होगा। ओके, इससे पहले जो मिशन लॉन्च हुआ था वो था चंद्रयान 2, जो कि जुलाई 2019 में लॉन्च किया था। इसका टारगेट क्या था कि एक रोवर को हम मून के साउथ पोल पे लैंड करवाएंगे। और ये जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, तो जो सबसे ताकतवर हमारा जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark 3, इसके ऊपर भेजा गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 सितंबर 2019 को ये जो लैंडिंग थी मून के साउथ पोल पे, ये क्रैश कर गई। क्रैश करने की वजह से हमारा मिशन फेल हो गया। अगर वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो इंडिया पहली ऐसी कंट्री होती जो कि पहले अटेम्प्ट में अपने व्हीकल को मून के ऊपर प्रॉपर तरीके से लैंड करवा पाती। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कंट्री ने मून के ऊपर चीज लैंड करवा दी हो। इंडिया हो सकता है करवा देती, लेकिन 2019 वाला मिशन चूंकि हमारा फेल हो चुका है, तो हम भी उस कंट्री का दर्जा नहीं पा पाए हैं। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो, ये टारगेट है। चंद्रयान 3 के थ्रू भी इंडिया एक रोवर मून के सदर्न पोल पे भेजने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले इसरो के मेजर लॉन्चेस कौन कौन से रहे हैं? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 लॉन्च किया था अगस्त 2021 में। अमेजोनिया सैटेलाइट लॉन्च किया था फरवरी 2021 में। इस साल इसरो ने प्लान किए हैं 19 दिस मिशंस टू बी लॉन्च अंटिल दिसंबर 2022। इसरो को इस साल एलोकेट किए गए हैं 13,700 करोड़। पिछले साल एलोकेट किए गए थे 13,949 करोड़, ठीक है। ये कुछ आप कह लो जो इंपॉर्टेंट इसरो के अपकमिंग मिशन है, इसके रिस्पेक्ट में विनीत सर ने वीडियो बनाई थी। इसरोज मिशन करके आप अगर मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मार देंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसमें ल्यूपिक्स, शुक्रायन, मंगलयान 2, निसार, आदित्य L1, गगनयान, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम्स परस्पेक्टिव से देख लीजिए, काफी जानकारी आपको मिल जाएगी। जीएस पेपर 3 स्पेस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। देखिए, राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG ने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 लॉन्च की है। इसमें जो वर्स्ट परफॉर्मर है वो है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। ये वो स्टेट्स हैं जहां पे जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस को बहुत टारगेट किया गया है। इसके बाद नंबर आता है दिल्ली का, बिहार का, आसाम का, हरियाणा और महाराष्ट्र का। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट बताया गया है जहां पे सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया है स्टेट एक्टर के थ्रू, मतलब सरकारी ऑफिशियल्स के थ्रू। और त्रिपुरा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया है नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू, मतलब वो लोग जो कि सरकार के साथ एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट ये बताती है कि जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स इस समय पे बढ़ रहे हैं और ये फ्री स्पीच के लिए इंडिया के अंदर एक खतरा हो सकता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अगर 2021 की बात करें तो 180 देशों में इंडिया की रैंक है 142। 2020 में भी 142 थी। टॉप पे कौन था? नॉर्वे, उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क, एरिट्रिया सबसे बॉटम पे था। 179 कंट्रीज, 180 कंट्रीज को रैंक किया गया था और चाइना 177 नंबर पे था। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको रिलीज कौन करता है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। अब आप बोलोगे सर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्यों बता रहे हो? देखिए, रिवाइज करवा रहा हूं। न्यूज तो यहां पे है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट से रिलेटेड, जो कि निकालता है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, याद रखिएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी यहां पे न्यूज में आ जाता है ना, याद रखिएगा। इंडिया की रैंक 142वीं रही है। आपसे एक सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ी जानकारी मुझे बताइए इस राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के बारे में, और बाकी लोग भी उस जानकारी को पढ़ के कुछ नॉलेज लेंगे। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स करेगा मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली है पीएम डिवाइन स्कीम। भाई, यूनियन बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन स्कीम प्रपोज की गई है फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। 1500 करोड़ का अलॉटमेंट है। फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट। यहां पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया जाएगा और नीड बेस्ड सोशल डेवलपमेंट होगा। तो पहली बात तो यहां पे बैम्बू लिंक रोड्स बनाई जाएंगी मिजोरम के अंदर। दूसरा, पीडियाट्रिक और एडल्ट हेमोटोलिम्फॉइड, हेड और नेक का जो कैंसर होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहां पे पैसे एलोकेट किए जाएंगे। पीडियाट्रिक हेल्थ इश्यूज के लिए यहां पे पैसे एलोकेट किए जाएंगे और बैम्बू लिंक रोड बनाई जाएंगी मिजोरम के अंदर। मिजोरम के अंदर बैम्बू लिंक रोड क्यों बनाई जा रही है? तो भाई, फॉरेस्ट से जो बैम्बू काटा जाता है उस बैम्बू को मार्केट में बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए रोडें इस्तेमाल होंगी उन्हीं को बोला जा रहा है यहां पे बैम्बू लिंक रोड, ठीक है भाई। तो बैम्बू लिंक रोड में आप कह सकते हो कि भाई पायलट प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बैम्बू लिंक रोड एट डिफरेंट लोकेशंस इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट एट अ टेंटेटिव कॉस्ट ऑफ 100 करोड़। फिर एजॉल बाईपास बनाया जाएगा 500 करोड़ की कॉस्ट पे। इस पर्टिकुलर पीएम डिवाइन स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। यह पर्टिकुलर स्कीम इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगी, किसी दूसरी सरकारी स्कीम चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो उसके अधीन नहीं आएगी। दिस स्कीम विल वर्क एज एन इंडिपेंडेंट स्कीम।
और इंफ्रास्ट्रक्चर इन लाइन विद पीएम गति शक्ति एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में पीएम डिवाइन स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये पीएम डिवाइन स्कीम नॉर्थ ईस्ट में इंप्लीमेंट की जाएगी। ये यूथ और वुमेन के लिए लाइवलीहुड पैदा कर सकती है, बहुत सारे सेक्टर्स में सोशल डेवलपमेंट लेके आ सकती है वगैरह वगैरह। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, जैसे एक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड सेंटर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड हेल्थ एंड हिम्फोटोलाइट कैंसर्स, ये बता दिया। फिर नेक्टार लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन नॉर्थ इंडियन स्टेट है। फिर गैप फंडिंग फॉर पैसेंजर रोपवे सिस्टम फॉर पेलिंग टू शांगा चोलिंग इन वेस्ट सिक्किम, गैप फंडिंग फॉर इको फ्रेंडली केबल कार फ्रॉम ढैपर टू भालाध्योंगा इन साउथ सिक्किम। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई नॉर्थ ईस्ट के रिस्पेक्ट में इंडिया क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, तो आप इन सारी की सारी स्कीमों को चेप देना पेपर में, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज काम आएगी। फिर इंडिया के अंदर 2 नई रामसर साइट्स जोड़ दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश, एक है खिजादिया बर्ड सेंचुरी इन गुजरात। ये है 48th और 49th रामसर साइट ऑफ इंडिया। इससे पहली जो 47वीं रामसर साइट एलोकेट की गई थी वो थी हैदरपुर वेटलैंड। तो 2 नई रामसर साइट्स को जोड़ दिया गया है। कब जोड़ा गया है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्यों? क्योंकि इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पे ये रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, जिसके थ्रू ये बोला गया था कि दुनिया भर में जहां जहां भी वेटलैंड है हम उसको बचाएंगे। तो एक प्रकार की वन लाइनर टाइप की न्यूज है। अगर आपको बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानकारी चाहिए और खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानकारी चाहिए, इन दोनों के रिस्पेक्ट में जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। जैसे कि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करो आप, तो गोरखपुर के वेस्ट में माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आके रुकती हैं, ठीक है ना। जो मेन माइग्रेटरी बर्ड्स है यहाँ पे वो है चाना और लेबियो रोहिता। फिर खिजादिया बर्ड सेंचुरी बारे में जामनगर में है, ये गुजरात में 300 माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं। रूपारल रिवर से इसमें पानी आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप पीपीटी से पढ़ सकते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हो गई 49, जो कि टोटल एरिया कवर करती है 10,93,636 हेक्टेयर्स का। ओके, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। फिर रिसेंटली स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने एक नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस रिलीज किया है, जो कि ये बता रहा है कि इंडिया भर में जहां जहां पे भी वेटलैंड्स है उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। 1987 में वेटलैंड्स को कंजर्व करने के एफर्ट शुरू हो चुके थे, अभी भी वो एफर्ट्स यहाँ पे जारी हैं। ठीक है, जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है इंडिया टू हैव वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, न्यू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है चाइना के साथ, इसके आसपास जो भी विलेजेस हैं, इस बॉर्डर पे जो भी विलेजेस हैं उनका यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। तो चाइना के साथ बॉर्डर पे इंडिया के जो भी विलेजेस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इंडिया बहुत लेट है इसमें, हमको पहले करना चाहिए था। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो भी गांव चाइना के साथ बाउंड्री पे आते हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। टूरिस्ट सेंटर बनाना, रेजिडेंशियल सेंटर बनाना, रोड कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के थ्रू, दूरदर्शन से लिंक्ड एजुकेशनल चैनल्स को वहां पे चलाना, फोन टावर्स को सेटअप करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, चाइना की साइड पे, तिब्बत की साइड पे जो भी विलेजेस है उनका चाइना जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत सारे का कर चुका है, और हमारे जो ये आउटर इलाके हैं ये अभी भी इग्नोर्ड है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूं, जब मैं सिक्किम गया था तो मैं नाथुला पास गया था। नाथुला पास पे जब मैं पहुंचा, मैंने अपना फोन निकाला तो ऑब्वियसली बात है इंडिया वाले सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन टाइम आ रहा था घड़ी में, और वो टाइम इंडियन टाइम नहीं था, वो चाइनीज टाइम था। सोचिए, नाथुला पास इंडिया में है तो टाइम क्या आ रहा है? चाइना का आ रहा है। नाथुला पास से 1-2 किलोमीटर जब अंदर आ गया मैं वापस सिक्किम की तरफ, तब भी चाइना का ही टाइम दिखा रहा है, बाद में इंडिया का टाइम आया। तो सोचिए, चाइना के नेटवर्क्स इतने स्ट्रांग है वहां पे कि बॉर्डर इलाकों में 1-2 किलोमीटर इंडियन साइड तक में भी चाइना के फोन के सिग्नल और उनके टाइम्स आते हैं, और हमारे जो लोग वहां पे रहते हैं उनके पास फोन की कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये तो गड़बड़ काम है ना। तो इन विलेजेस को डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अब तक इंप्लीमेंट भी हो जाना चाहिए था, बट चलिए अब अनाउंस कर दिया गया है, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, जो चीज हमने पहले नहीं की उसको अभी यहां पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर, चाइना के बॉर्डर पे इंडिया का जो विलेजेस है वहां पे। जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज में न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। आई होप आपको इस प्रकार के लेक्चर से नॉलेज सीखने को मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। ज्वाइन करके जाना अगर हो सके तो। हैव अ ग्रेट डे।